Hello students, welcome in SSDN channel or social science class. In the earlier video we had discussed about the non-cooperation movement and civil disobedience movement. Let's move to next topic, that is revolutionary movements for India's independence. जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ किया था तो बहुत सारे इंडियंस जो थे लीडर, कांग्रेस लीडर जो कि रेडिकल माइंडेड भी थे, जो गांधी जी के इस एक्शन से ना खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी जी ने जब हमें सक्सेस मिलने वाली थी तो उसी दौरान उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। बट गांधी जी की सोच अलग थी, वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, लेकिन जो रेवोल्यूशनरी थे वो रेडिकल माइंडेड थे। तो उन्होंने अपने तरीके से ब्रिटिशर्स से अपना जो आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया, और उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे देश की आज़ादी में। बहुत सारे शहीद हुए जिन्होंने अपनी शहादत से हमें आज़ादी दिलवाई आज। तो उन्हीं में से हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अबाउट द काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस। क्या था ये काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस? ये केस चला था उन रेडिकल पीपल्स के ऊपर, रेवोल्यूशनरीज के ऊपर, जिन्होंने प्लान किया था काकोरी स्टेशन पर जो ट्रेन जा रही थी वहाँ से ब्रिटिश का कैश लूटा था। और उस कैश को लूटने का वजह क्या थी उसको लूटने की? क्योंकि वो उससे वेपन्स खरीदना चाहते थे इंडियन जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्योंकि वो वायलेंस जैसे ब्रिटिशर्स करते थे उसी तरीके से उनको जवाब देना चाहते थे। दे बिलीव्ड इन एक्शन रादर देन अपील्स। तो हथियारों के साथ उनका सामना करते थे, और उन हथियारों को खरीदने के लिए उन्होंने ब्रिटिश के ही कैश को लूटा, जो कि काकोरी स्टेशन पर लूटा था। इसीलिए उस केस का नाम जो था वो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस से वो पॉपुलर हुआ। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन कानपुर बाय राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चैटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र शुक्ला एटसेट्रा। काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज अ वेल नोन एक्ट ऑफ द ब्रेवरी ऑफ दिस ग्रुप। जो ये ग्रुप बना था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी ग्रुप का प्लानिंग थी उस ट्रेन को लूटना, और फिर उन्हीं लीडर्स के ऊपर जो केस चला था उसे काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या था? युगांतर पार्टी स्टार्टेड बाय अरविंदो घोष प्लान्ड एन आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इन 1914 टू 1918 के दौरान जब हुआ था, तो हमारे रेवोल्यूशनरी ने जो आज़ादी की लड़ाई थी उसे और तेज़ कर दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उनके मन में जो ब्रिटिशर्स की असलियत सामने लाने की कोशिश की, और देश के प्रति प्यार जगाने के भी उन्होंने एफर्ट्स लगाई। तो इसीलिए यंग पीपल्स को इंस्पायर करने के लिए एक पार्टी बनाई, युगांतर पार्टी। और इस पार्टी ने क्या प्लान किया था कि हम हथियारों से आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम जो है आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे। देन इन लाहौर 1928 भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु सुखदेव assassinated पुलिस कमिश्नर सैंडर्स who was responsible for लाला लाजपत राय's डेथ। जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, साइमन कमीशन। जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी दौरान लाठी चार्ज हुई थी, जब जो कि उस टाइम पुलिस कमिश्नर सैंडर्स थे, जिनकी वजह से लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी। तो हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, भगत सिंह और उनके साथी, उन्होंने लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया सैंडर्स को मारकर। देन अ बॉम्ब वॉज थ्रोन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, and Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were hanged to death in 1931 in Lahore। जो हमारे क्रांतिकारी थे भगत सिंह और राजगुरु, उन बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। लेकिन इस बम को फेंकने के पीछे किसी को मारना उनका मकसद नहीं था, कोई एक पर्सन भी उसमें नहीं इंजर्ड हुआ था। उनका क्रांतिकारियों का मकसद सिर्फ ये था कि वो ब्रिटिशर्स को बताना चाहते थे कि हम भी ताकत रखते हैं, अगर आपके पास हथियार हैं, आपको यूज़ करना आता है हथियार, तो हम इंडियंस हथियार बनाना भी जानते हैं और उन्हें इस्तेमाल करना भी जानते हैं। वो सिर्फ
मतलब इस बात को बताने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने वो बम फेंका था, ताकि ब्रिटिशर भी जो हमारे मन में वो दहशत पैदा कर रहे हैं, वो उनको जताना चाह रहे थे कि आपको भी हमसे डरने की ज़रूरत है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमेशा रिएक्शन दिया, सप्रेस किया, और उन्होंने उनको गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। और उन्हीं की जो फांसी जिस दिन उन्हें मिली थी 23 मार्च 1931 को, उस दिन को हम शहीदी दिवस के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। Some other revolutionary groups were India House by Madanlal Dhingra, Gadar Party by Lala Hardayal and Berlin Party वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। कुछ रेवोल्यूशनरी थे जो इंडिया से बाहर अदर कंट्रीज़ में रह रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर रहकर भी अपने देश की आज़ादी में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे थे। उन्होंने वहाँ रहकर डिफरेंट पार्टीज़ बनाई और एक्टिविटीज़ की, और प्लान किया आगे चलकर ब्रिटिशर्स को अपोज किया उन्होंने। सो दीज आर अबाउट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। एंड व्हेन आफ्टर दिस विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडेंस, गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स। जब सिविल डिसोबीडेंस फाइनली विड्रॉ हुआ था 1934 में, उसके बाद गांधी जी ने पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंट हुए जब ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर किया या उन्होंने अपनी बात को नहीं माना, तो गांधी जी ने उस दौरान पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आज़ादी की लड़ाई में नहीं शामिल हुए, उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करना कम कर दिया, और उन्होंने हरिजन्स के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया। हरिजन कौन थे? दलित पीपल, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम बहुत पॉपुलर था। जो लोअर कास्ट थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन्हें दलित पीपल कहते थे। दे वर डिप्रेस्ड क्लास, और उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। लेकिन गांधी जी ने उन्हें एक नया नाम दिया था, हरिजन, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि वो भी ईश्वर के बच्चे हैं, उन्हें भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। गांधी जी हमेशा कहते थे कि जब तक हमारी कंट्री में ये सफरिंग या इनडिस्क्रिमिनेशन दूर नहीं होगा, चाहे हम अगले 100 साल लड़ाई करते रहे, हम रियल सेंस में आज़ाद नहीं कहलाएंगे, हमें स्वराज्य नहीं मिलेगा। तो वो हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर से वही ब्रिटिश का एक्शन था कि जब भी कोई इंडियंस एक्टिविटीज़ करते थे तो ब्रिटिशर्स एक नया कानून लेकर सामने आ जाते थे, जैसे 1909, देन 1919 एंड देन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दिस एक्ट introduced some more reforms to pacify Indians. The head of the central administration was the Governor General, जो सेंट्रल हेड एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हम कहें कि गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड था, जिसे गवर्नर जनरल ही कहते थे। ही कंटिन्यू टू हैव द सुप्रीम पावर, सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होती थी। द मेंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ फेडरेशन हैड ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू देम, क्योंकि जो 1919 में हमने पढ़ा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसके अंदर डायरकी शुरू की गई थी प्रोविंशियल स्टेट के अंदर, मींस डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन इस एक्ट के दौरान उन्होंने डबल गवर्नमेंट जो स्टेट के अंदर थी वो ख़त्म कर दी, लेकिन सेंट्रल के अंदर उन्होंने डायरकी को कंटिन्यू कर दिया। मींस सेंटर के अंदर पावर्स को डिवाइड कर दिया। सेंटर कंटिन्यू टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेलवे। लेकिन यहाँ पर भी जो थे मेन सब्जेक्ट्स थे वो ब्रिटिशर्स के पास रहे थे। कहने को जो नाम मात्र के कुछ सब्जेक्ट्स थे और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे वो किन के पास थे? इंडियन पीपल के पास। और अ फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश फॉर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। वहाँ अलग अलग कोर्ट भी एस्टेब्लिश की गई, प्रोविंसेस के लिए अलग और प्रिंसली स्टेट के लिए अलग। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही जो इस प्रपोजल से नाखुश थे, बोथ रिजेक्टेड द प्रपोजल अलॉन्ग विद अदर पार्टीज एंड द प्रिंसली स्टेट। क्योंकि जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, जो इंट्रोड्यूस किए थे, वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग थे, ना कि इंडियंस के जो फेवर में थे। और उसी दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ
between 1939 to 1945, the British dragged India into war to satisfy their own imperialist ambitions. ब्रिटिशर्स ने इस बार फिर से हमारे इंडियंस को इस वॉर में धकेलने की कोशिश की और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, क्योंकि वो अपनी इम्पेरलिस्ट जो पावर इच्छा थी उनकी कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, और वो उस वॉर के अंदर इंडियन पीपल को धकेल रहे थे। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड इन फुल स्विंग, लेकिन हमारे जो इंडियंस थे अब पूरी तरह उनके मन में आज़ादी की लहर दौड़ चुकी थी, वो आज़ादी चाहते थे। तो इन 1942 जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडियन पीपल जो है हमारा इतने साथ नहीं दे रहे हैं वॉर के अंदर, तो उन्होंने एक और एफर्ट की ब्रिटिशर्स ने। 1942 के अंदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द क्रिप्स मिशन अंडर सर स्टैफर्ड क्रिप्स to enlist total cooperation of Indian National Congress during the Second World War। उन्होंने फिर से एक कोशिश की, एक कमीशन भेजा इंडिया के अंदर जो कि स्टैफर्ड क्रिप्स जिसके लीडर थे, हेड थे, और उन्हीं के नेम पे ये कमीशन था। और उस कमीशन की क्या प्रपोजल या क्या ऑब्जेक्टिव क्या था? दे वांटेड द कॉपरेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन हमारी कांग्रेस ने उस दौरान उनके आगे अपनी डिमांड रखी कि इफ़ यू विल गिव इंडिपेंडेंस आफ्टर दिस वॉर देन वी विल एग्री टू सपोर्ट यू। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने उनकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि अगर आप हमें आज़ादी दोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कॉपरेशन देंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसी डिमांड क्यों मानेंगे? उनकी जो थी डिमांड थी वो रिजेक्ट हुई, और जिस वजह से ये क्रिप्स मिशन भी जो था वो फेल रहा था। क्लियर? अब यहाँ पर आगे दिया है इन तीनों एक्ट का कंपैरिजन जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कौन सा? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं। इट वाज द फर्स्ट ट्रू अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन इंडिया। It introduced changes in the size and functions of the council at the central and प्रोविंशियल लेवल्स। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर इंडियंस को भी मेंबर्स बनाया गया था, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट बनाई गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट वर ग्रांटेड टू द मुस्लिम। जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का जो सबसे बड़ा स्टेप उन्होंने लिया था ब्रिटिशर्स ने, दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। मींस कि एक ऐसा एरिया जहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेंगे और मुस्लिम ही वोटर्स होंगे। जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं वो ना तो वोट करेंगे ना ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, खड़े होंगे। और उसके बाद कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1909, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स ने डायरकी इंट्रोड्यूस की थी, ड्यूल सेट ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, एंड देयर वाज अ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। मींस उन्होंने पावर्स को डिवाइड कर दिया था कि सेंटर के पास कौन सी पावर होंगी, स्टेट के पास कौन सी पावर होगी। दिस एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाईकैमरल। जैसे हमारे अब भी है पार्लियामेंट के अंदर टू हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट्स के अंदर भी बाईकैमरल है, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर विधानसभा और विधान परिषद। तो उस दौरान ये इंट्रोड्यूस किया था। एंड दिस एक्ट provided for the establishment of a public service commission in India for the first time। और तीसरे एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसकी फीचर्स क्या थी? इट द ग्रांट ऑफ अ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड एंडिंग द डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो 1919 के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था स्टेट के अंदर, अब उस डायरकी सिस्टम को, डबल गवर्नमेंट को या ड्यूल सेट ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया और पूरी की पूरी वहाँ पावर किसको दे दी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। अब डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। Then membership of the provincial assembly was altered so as to include any number of elected Indian representatives
who were now able to secure majority and be appointed to form governments। यहाँ पर जो नंबर थे काउंसिल्स के अंदर उन्हें बढ़ा दिया गया। जो काउंसिल्स के अंदर नंबर्स होता था मेंबर्स का, उनमें से कुछ होते थे ऑफिशियल और कुछ होते थे नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल्स के अंदर कौन से मेंबर होते थे? जो डायरेक्ट क्या थे, नॉमिनेट किए जाते थे वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल की तरफ से। और नॉन ऑफिशियल्स में भी कुछ मेंबर्स होते थे। ऑफिशियल्स के अंदर वो मेंबर भी आते थे जैसे जो सिविल सर्विस के अंदर हैं, लाइक मिलिट्री के अंदर काम करें या जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करके वो आए हैं, वो होते थे। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जिनमें से कुछ मेंबर्स जो थे वॉइसरॉय अपॉइंट करता था और कुछ जो है कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर से होते थे, अलग अलग थे। अब जो इंडियन मेंबर्स थे उन्हें वो अपनी मेजॉरिटी सिक्योर करके गवर्नमेंट बना सकते थे। एक और नया स्टेप क्या था इस एक्ट के अंदर? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पर 2 कोर्ट्स बनाएगी जहाँ पर अलग अलग लेवल पर वो अपने केसेस डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लास्ट and biggest moment, that is क्विट इंडिया मोमेंट in 1942, जिसे फाइनल ब्लो कहा जाता है, आखिरी कोशिश आज़ादी की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मोमेंट। Congress was banned and the police and army was brought out to suppose the movement। अब क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स को समझ आ गई थी कि अब हमारा यहाँ से रूल जो है वो ख़त्म होने वाला है। उन्होंने जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पार्टी या कोई पर्सन उनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते तो ब्रिटिशर्स ने उन सभी चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया। जैसे कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी थी जो आज़ादी की लड़ाई में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे थे, तो कांग्रेस को ही बैन कर दिया कि वो मीटिंग नहीं कर सकते, असेंबल नहीं हो सकते। और पुलिस और आर्मी को फुल पावर दे दी कि वो हर मोमेंट को दबाने के लिए अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन इट बिकम ऑब्वियस दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। तो इंडियन पीपल्स को भी क्लियर हो गया था जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ था, जब उस कमीशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी थी आज़ादी की आफ्टर द वॉर, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारी उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। तो इससे तो क्लियर था कि उनकी नीयत नहीं है हमें आज़ादी देने की। देन गांधी जी फियर्ड दैट जापान में अटैक द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। उसी दौरान उस वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापान जो था वो ब्रिटिशर्स का एनिमी था। अब जब वो वॉर चल रहा है तो जो कंट्री उनकी एनिमीज़ हैं ब्रिटिशर्स के, ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश का रूल है वो वहाँ पर अटैक कर सकते हैं। तो गांधी जी को खतरा ये था कि कहीं जापान जो है ब्रिटिश के साथ साथ इंडिया के ऊपर भी अटैक ना कर दें। तो अब 2 तरफ से खतरा था हमें, एक हमने ब्रिटिशर्स का सामना और दूसरा हमें जापान के अटैक का भी डर था। तो गांधी जी हर कीमत पे अब वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया से चले जाएं। दे वांट दैट इंडिया, ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया मोमेंट, क्विट इंडिया नाउ, इसी टाइम वो हमारे देश को छोड़ दें। सो ही वांटेड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। गांधी जी gave the final blow to the Britishers on August 8, 1942 by launching Quit India movement. And it was a civil disobedience movement in response to Gandhiji's call for immediate independence. गांधी जी चाहते थे, उन्होंने एक आखिरी मंत्र भी दिया लोगों को, हर कीमत पर वो आज़ादी चाहते थे, करो या मरो, डू और डाई। इंस्पायर्ड द पीपल, थाउजेंड ऑफ पीपल द इन्वॉल्व इन दैट मोमेंट। गांधी जी ने 8 अगस्त को ये अनाउंस किया इस आंदोलन की, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। गांधी जी एंड ऑल द प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। बट इस टाइम गांधी जी ने लोगों को और भी इंस्पायर किया और उन्हें कहा कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ें और या लड़ते लड़ते उसके लिए मर जाएं, शहीद हो जाएं। अब लोगों के मन में मौत का डर नहीं था, दे वांटेड फ्रीडम एट एनी कॉस्ट।
वो चाहते थे कि अब हमें आज़ादी चाहिए। द पुलिस एंड आर्मी वेज ब्रूशल टेरर ऑन द पीपल। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि ब्रिटिशर्स के पास जेलों में जगह कम थी, लेकिन लोग अपनी अरेस्ट जो अपने आप को अरेस्ट करवाने से पीछे नहीं हट रहे थे। उनके सिर पर आज़ादी जो थी सवार हो चुकी थी। दे वांटेड फ्रीडम। और उसके अंदर इस आज़ादी की लड़ाई में हमारे एक जो प्रोमिनेंट लीडर सुभाष चंद्र बोस, हियर इज अ पिक्चर ऑफ सुभाष चंद्र बोस, उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल रहा। Subhash Chandra Bose emerged as the most prominent leader during this period. He was ready to join hands with the enemies of the Britishers like Germany and Japan to get the British out of India. कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। तो हमारे जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो एनिमीज थे उनके साथ हाथ मिलाया, जो इंडिया से बाहर रह रहे थे उनके साथ मिलकर उन्होंने अपनी पावर को स्ट्रांग बनाया ताकि वो ब्रिटिशर्स का सामना कर सकें। उन्हीं में से सुभाष चंद्र बोस भी थे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर, जिन्होंने जर्मनी और जापान की गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश की। और उन्होंने लोगों को इंस्पायर करने के लिए, अपने साथ इस लड़ाई में शामिल करने के लिए एक स्लोगन दिया था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट की थी, इंडियन नेशनल आर्मी, जिनके अंदर उन्हें सोल्जर्स भी चाहिए थे जो देश के लिए मर मिटे। और उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ही डिसअपियर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश डिटेंशन एंड वेंट अब्रॉड टू सीक हेल्प फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्योंकि इंडिया में रहकर वो अपनी ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, ब्रिटिशर्स उनके ऊपर उन्हें रोक रहे थे, तो वो इंडिया से बाहर जाकर अदर कंट्री की गवर्नमेंट से सपोर्ट ली उन्होंने। And he was handed over the Indian National Army that had been initially organized by मोहन सिंह। मोहन सिंह ने एक्चुअल में बनाई थी, लेकिन उसको जो इसकी बागडोर असल में जो संभाली थी वो सुभाष चंद्र बोस ने। बोस reorganized it to overthrow the British from India. The officers of the Indian National Army hosted the tricolor, but they were arrested and tried. चाहे ब्रिटिशर्स ने उन्हें आज़ाद उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो चाहते थे कि मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा ब्रिटिशर्स को, वो आज़ाद ही रहे अंत तक हुई। सो ही प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। नाउ फाइनल टुवर्ड द इंडिपेंडेंस। The Second World War came to an end in 1945. Prime Minister Attlee of Labour Party came to power in Britain. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945, तो वहाँ पर इलेक्शंस भी हुए इंग्लैंड के अंदर। जो नए वहाँ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे, एंड ही वाज फ्रॉम द लेबर पार्टी। ही वाज अ सिंपैथेटिक टुवर्ड द डिमांड्स ऑफ इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम। जो नए प्राइम मिनिस्टर बने इंग्लैंड के, उन्हें इंडिया के प्रति कुछ हमदर्दी थी। वो चाहते थे कि हाँ, इंडिया को आज़ादी मिलनी या उन्हें पावर मिलनी चाहिए, और इस पर्पस के लिए उन्होंने एक मिशन इंडिया में भेजा, दैट वाज नॉन एज कैबिनेट मिशन इन 1946। और उस कमीशन की क्या प्रपोजल थे? द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटर्मिंग गवर्नमेंट एंड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें ये ऑफ़र किया था कि इंडिया को परमिशन दी कि आप अपनी एक गवर्नमेंट बनाइए, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाइए, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेगी कि कैसे क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं। उन्हें परमिशन दे दी इस कमीशन ने, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्यों मना किया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कहीं ना कहीं वो काम कर रही थी। जो मुस्लिम्स थे उनके मन में ये जहर उन्होंने भर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। और उन्हीं में से जो हमारे मुसलमानों के लीडर थे, उन्होंने एक मुसलमानों के लिए एक अलग से नेशन की डिमांड रखने शुरू कर। दे डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। लॉर्ड माउंटबेटन, the Viceroy of India, presented a plan for the division of India into India and Pakistan.
क्योंकि ब्रिटिशर्स तो हमेशा ही उस पॉलिसी में बिलीव करते थे, डिवाइड एंड रूल। तो जब इंडियन को भी ऐसी कोई डिमांड रखते तो वो उसे इमीडिएटली जो है एक्सेप्ट कर लेते थे। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड रखी कि मुसलमानों के लिए एक अलग से नेशन चाहिए या सेपरेट नेशन चाहिए, तो माउंट बैटन ने एक प्लान तैयार किया जिसके अंदर उन्होंने अप्रूवल दे दी कि इंडिया और पाकिस्तान दो नए देश बनेंगे, अलग अलग होंगे, उन्हें डिवाइड कर दिया। और इन टुकड़ों के साथ उन्होंने हमें आज़ादी दी। हमारे बहुत सारे लीडर थे जो इस डिसीज़न से ना खुश थे, लेकिन उस टाइम हमारे पास कोई और अल्टरनेट नहीं था, हमें आज़ादी चाहिए थी। तो हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन टुकड़ों में मिली। हमारा देश दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा। बहुत सारी लड़ाई दंगा फसाद हुआ जब इंडिया पाकिस्तान बना था। रॉयट्स विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। So student, this is all about this chapter. It is a very important chapter. इस मैप के अंदर भी देखिए, ये इंडिया बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया आफ्टर द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस इन 1947. ओके स्टूडेंट, बाय।